Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल यानी कि मृदा। देखिए ये अपने आप में ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आपके सीटेड के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सो आज से हम जो कंटेंट करेंगे उस कंटेंट का जो भी सेक्शन आएगा आपका तो उसमें ही आपके पार्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। सो आज के क्लास में भी हम अपने सॉइल चैप्टर के एनसीईआरटी थ्योरी मतलब जो भी कंटेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा उसको कवर करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सॉइल चैप्टर से बने हैं उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आगे भी जो भी कंटेंट आपका आएगा, जो भी कंटेंट का सेक्शन आएगा उसमें ही पार्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे ताकि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉइल यानी कि मृदा वो लेयर होती है अर्थ की जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। चलिए सॉइल की पूरी कहानी समझते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ant एसेट्रा। यानी कि मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थाम कर रखती है, उनमें जल एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के लिए भी मृदा मीन्स सॉइल सबसे महत्वपूर्ण होती है, राइट। आगे आपके एनसीईआरटी में दे रखा मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स यानी मृदा अनेक परतों की बनी होती है। कौन कौन सी परत? सो चलिए आगे समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में पिक्चर के माध्यम से समझाया है। पहला परत जो होता है, सबसे नीचे का जो परत होता है, सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं ग्रेवल यानी कि बजरी, हिंदी में कहते हैं बजरी। उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं सैंड यानी कि बालू। उसके ऊपर के लेयर को क्या कहते हैं? तो सैंड यानी कि बालू। उसके ऊपर होता है क्ले यानी कि मृतिका, ओके, हिंदी में कहते हैं मृतिका, क्ले। उसके ऊपर होता है वाटर यानी कि जल और सबसे ऊपर होता है ह्यूमस, ओके, ह्यूमस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिस तरह ये ग्लास में भर के ऐसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है पिक्चर के माध्यम से, वैसे ही ग्लास में भर भर के क्वेश्चन भी आपके सीटेड में यहाँ से देखने को मिला है लेयर्स ऑफ सॉइल से। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए एक एक करके इन लेयर्स के बारे में समझेंगे कि ग्रेवल किसे कहते हैं, सैंड किसे कहते हैं, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस, इन सब की कहानी। सबसे नीचे होता है हमारा ग्रेवल, उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर क्ले, उसके ऊपर वाटर और उसके बाद ह्यूमस। चलिए द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि जो भी आपको मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जो जंतु अवशेष जो भी तैरते हुए दिखाई देते हैं जल में, वही आपका होता है ह्यूमस। यानी कि सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, जो भी मतलब कि कुछ जंतु अवशेष जो भी दिखाई देंगे आपको, सो वही होता है आपका ह्यूमस। यानी कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं, ओके। देखिए ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ह्यूमस से आपका क्वेश्चन बना है बार बार सीटेट में। यू probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. यानी कि आप शायद जानते होंगे कि हवा यानी कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलो यानी कि चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है और यही प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? यही प्रक्रम आपका वेदरिंग कहलाता है यानी कि अपक्षय कहलाता है, ओके। किसी भी मृदा की प्रकृति जो होती है वो उनके सैलों पर यानी कि चट्टानों पर निर्भर करती है जिनसे उसका निर्माण हुआ, ओके। और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेदरिंग किसे कहते हैं? तो जो भी, देखिए आप लोगों को वेदरिंग ध्यान रखना है कि जो भी आपके सॉइल फॉर्म्ड होते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के टूटने पर, कैसे? तो बाय द एक्शन ऑफ विंड यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल एंड क्लाइमेट यानी कि जलवायु। सो जलवायु, जल, हवा, इनके एक्शन के द्वारा चट्टान जो टूटते हैं उन्हीं के टूटने पर सॉइल फॉर्म्ड होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं यानी कि अपक्षय कहते हैं, ओके। हिंदी में हम उसे अपक्षय कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स from which it has been formed
एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो नेचर ऑफ रॉक्स होता है वो डिपेंड करता है, यानी किसी भी मृदा की प्रकृति उनके सैलों पर यानी चट्टानों पर निर्भर करती है जिनसे उसका निर्माण हुआ है, और उनकी वनस्पति के किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उनमें उगते हैं। ओके, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, यानी कि आपका जो दे रखा है यहाँ पे A vertical section through different layers of the soil is called soil profile, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ओके, सो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई जो ऊर्ध्वाकाट होती है वही आपकी मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ईच लेयर्स डिफर्स इन फील यानी कि टेक्सचर। सो प्रत्येक परत जो होती है वो स्पर्श में, रंग में, गहराई में, ओके, कलर और डेप्थ यानी कि रंग में, गहराई में, एंड केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें आपकी क्या कहलाती हैं? तो ये परतें आपकी हॉरिजन्स कहलाती हैं। किसमें किसमें भिन्न होती हैं ये परत? तो ये परत आपकी स्पर्श में, रंग में, गहराई में और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें आपकी क्या कहलाती हैं? तो ये परतें आपकी हॉरिजन कहलाती हैं। हिंदी में बोले तो संसतर स्थितियाँ कहलाती हैं। ओके, आगे हमारा दे रखा सॉइल, देखिए ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। आगे दे रखा वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर्स बिलो इट, यानी कि हम मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। ओके, आगे आपका ये दे रखा है यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक, यानी कि कुएं हो गए एवं इमारत की नींव खोदते समय, फिर सड़कों के किनारों पर, पहाड़ों पर, नदियों के किनारों पर मृदा परिच्छेदिका जो होती है यानी कि सॉइल प्रोफाइल को देखा जा सकता है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका को देखा जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे इन हॉरिजन्स के बारे में। जो हमारा ये हॉरिजन दे रखा, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और सबसे नीचे वाला जो बेड रॉक। सो चलिए एक एक करके इन हॉरिजन्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ए हॉरिजन की बात करते हैं। सो यहाँ पे दे रखा द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। द ह्यूमस मेक्स द, देखिए ये जो आपका अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं, ये है आपका अपर मोस्ट लेयर। ओके, देखिए सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called the topsoil or the A horizon. देखिए यहाँ पे क्या दे रखा कि जो अपर मोस्ट हॉरिजन होता है, यानी कि जो आपका ऊपरी, जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजन होता है, द अपर मोस्ट हॉरिजन जो होता है वो डार्क इन कलर होता है। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क इन कलर, सी ये डार्क इन कलर होता है। ओके, और आगे भी आपका ये भी दे रखा कि एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, राइट, मतलब वहाँ पे ह्यूमस और खनिज जो होता है वो मृदा को उर्वर यानी कि फर्टाइल बनाता है। ओके, वो मृदा को उर्वर यानी कि फर्टाइल बनाता है। सी हियर इट्स गिवन सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। आगे दे रखा दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये लेयर आपका जो होता है, जो ए हॉरिजन वाला, ये जनरली सॉफ्ट होता है, पोरस होता है एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे यहाँ पे दे रखा दिस प्रोवाइड, देखिए this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, मोल्स एंड बिटल्स, यानी कि जो हमारा ए हॉरिजन है ये आवास भी प्रदान करता है, यानी कि शेल्टर भी प्रदान करता है। किसको किसको? तो मेनी ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि मेनी जीवों को, जैसे कि आपके वॉर्म्स हो गए जिसको हम हिंदी में क्रीमिया कहते हैं, रोडेंट्स हो गए जिसको हम हिंदी में कृतंको कहते हैं, मोल्स हो गए जिसको हम हिंदी में छछूंदर कहते हैं, एंड बिटल्स हो गए जिसको हम हिंदी में भृंगियो कहते हैं। ओके, भृंगुओं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ए हॉरिजन वाला लेयर होता है हमारा, ये शेल्टर प्रदान करता है यानी आवास प्रदान करता है मेनी ऑर्गेनिजम्स यानी मेनी जीवों को, राइट। सच एज आपका एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल, यानी कि जो छोटे पादप होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। देखिए इनकी जो जड़ें होती हैं, जो आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं यानी छोटे पादप होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। ओके, आगे दे रखा देखिए यहाँ पे द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। ये हमने बात कर ली। देखिए यहाँ पे आपको ए हॉरिजन के बारे में एकदम अच्छे से याद रखना है। आगे हमारा बी हॉरिजन दे रखा, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। ओके, हमारे ऊपर वाले में दे रखा था जो अपर मोस्ट हॉरिजन था उसमें ह्यूमस और खनिज जो थे मृदा को उर्वर यानी कि फर्टाइल बनाते थे। वहाँ पे हमने देखा कि एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बी हॉरिजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, यानी कि यहाँ पे आपको ह्यूमस जो है जो शीर्ष मृदा के नीचे की जो परत है उसमें ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं यानी कि मिनरल्स अधिक होते हैं। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट्स कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर, यानी कि ये जो आपके शीर्ष मृदा के नीचे वाली जो परत होती है ये परत अधिक कठोर होती है एवं घनी होती है। ओके, हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो परत है देखिए आप फिगर में देख सकते हैं ये है हमारा बी हॉरिजन। ओके, ये है हमारा बी हॉरिजन। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है ये देखिए जो ऊपर वाला ए हॉरिजन था ये था आपका शीर्ष मृदा, राइट। इसके नीचे हमारा बी हॉरिजन है। तो शीर्ष मृदा के नीचे की परत में यानी कि जो हमारा बी हॉरिजन है इसमें ह्यूमस तो कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। ओके, और इसमें इस परत में जो हम देखें तो ये जो हमारा बी हॉरिजन वाला जो परत है ये आपका अधिक कठोर होता है एवं घनी होता है, हार्डर होता है एंड मोर कॉम्पैक्ट होता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं यानी कि मध्य परत कहते हैं या बी हॉरिजन कहते हैं। इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सी हॉरिजन की। ओके, जो हमारा सी हॉरिजन वाला ये लेयर है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविक्स बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज। तो अगर हम सी हॉरिजन और बेडरॉक को समझें तो देखिए जो हमारी तीसरी लेयर होती है यानी कि जो थर्ड लेयर होता है वो होता है सी हॉरिजन। आप यहाँ पे फिगर से ही समझ सकते हैं कि ये दरार, देखिए यहाँ पे आपको दरार देखने को मिलेंगे। दरारों और विद्रोह युक्त सैल यानी कि विद्रोह युक्त जो चट्टान होते हैं उनके छोटे ढेलों की बनी होती है, विद्रोह युक्त सैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है हमारी सी हॉरिजन। ओके, और इसके नीचे इस परत के नीचे यानी सी हॉरिजन वाले तीसरी जो लेयर है हमारी उसके उस परत के नीचे आपको आधार सेल यानी कि बेडरॉक देखने को मिलेगा। बेड से ही आप समझ सकते हैं आधार सेल। ओके, बेडरॉक सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा आधार सेल यानी कि बेडरॉक जो कि कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। ओके, ये जो बेडरॉक है आपका इसको फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है, ये आपका सबसे कठोर होता है बेडरॉक। ओके, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दे रखा बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक विच इज हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड, यानी कि इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है, ये बहुत हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है। ओके, देखिए आगे हमारा दे रखा सॉइल टाइप्स यानी कि मृदा के प्रकार। चलिए एक एक करके हम मृदा के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सीटेट में बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सो चलिए डिस्कस करते हैं मृदा के प्रकार को। यहाँ पे दे रखा द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, यानी कि रॉक पार्टिकल्स के और ह्यूमस के मिक्सचर को ही हम सॉइल कहते हैं। रॉक पार्टिकल्स यानी चट्टान के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो ह्यूमस होते हैं यानी कि ह्यूमस क्या जो हमने अभी ऊपर समझा था कचरा, एग्जाम्पल में पत्तियाँ घास वगैरह हो गए, जैव ऑर्गेनिजम्स हो गए, राइट। सो ये आपका कहलाता है सॉइल यानी कि मृदा। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, राइट। चलिए हम सॉइल के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, यानी कि जो हमारी मृदा होती है, जो हमारा सॉइल होता है
उनमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं यानी कि जो कण पाए जाते हैं उनके साइज की अनुपात यानी कि उनके साइज के रेशियो के आधार पर वर्गीकृत मीन्स की क्लासिफाइड किया गया है सॉइल को। ओके, मतलब कि सॉइल को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस, यानी मृदा को उनमें पाए जाने वाले कणों के साइजों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इफ सॉइल कॉन्टेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार बना है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला होता है। तो देखिए जो सैंडी सॉइल होता है हमारा, जिसको हम बलुई मृदा कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दे रखा इफ सॉइल कॉन्टेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, यानी कि यदि सॉइल में बड़े कण यानी कि यदि मृदा में आपको बड़े बड़े कण देखने को मिलेंगे और बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह बलुई मृदा कहलाती है, यानी कि सैंडी सॉइल कहलाती है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है कि यदि मृदा में बड़े कणों के अनुपात अधिक हो तो वह आपका बलुई मृदा यानी सैंडी सॉइल कहलाती है। किसे कहते हैं सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मृदा? सो यदि सॉइल में बिग पार्टिकल्स का अनुपात अधिक हो तो वो सैंडी सॉइल कहलाता है। आगे दे रखा इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। देखिए हमने सैंडी सॉइल में समझा ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, क्लेई सॉइल में क्या दे रखा फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, यानी कि इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, मतलब क्लेई सॉइल जिसको हिंदी में हम कहते हैं मृणमय मृदा। ओके, यदि मृदा में जो बारीक कण होते हैं यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं आर रिलेटिवली हाई, यानी कि यदि मृदा में बारीक कणों का जो अनुपात होता है वो अधिक हो तो वो मृदा आपकी क्या कहलाती है? कौन सी मृदा? तो वो मृदा आपकी क्लेई सॉइल यानी कि मृणमय मृदा कहलाती है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, फाइन पार्टिकल्स का अनुपात अधिक है तो वो आपकी क्लेई सॉइल है। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। देखिए लोमी सॉइल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। अगर यहाँ पे दे रखा लोमी सॉइल जिसको हम दुमटी मृदा कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे देखिए दे रखा इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, यानी कि यदि बड़े और छोटे कण की मात्रा लगभग समान हो तो वो कहलाती है आपकी दुमटी मृदा यानी कि लोमी सॉइल। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल, मतलब लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का अमाउंट अगर सेम हो तो वो आपकी कहलाती है लोमी सॉइल यानी कि दुमटी मृदा। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी, यानी कि इस प्रकार सॉइल जो है वो क्लासिफाइड हुआ है सैंडी, क्लेमी एंड लोमी में। ओके, आगे हमारा दे रखा द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि मृदा के कणों के साइज का उनके गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे आगे आपका जो दे रखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैनॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। देखिए जो सैंड होता है यानी कि जो बालू होता है ना, उनके कण जो होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और वे आसानी से एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। बालू के जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसलिए उनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है यानी कि काफ़ी गैप आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो जो स्थान होता है वो जो रिक्त स्थान होता है वे स्थान वायु यानी कि जो एयर होते हैं तो एयर से भरे होते हैं। ओके, वायु से भरे होते हैं। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार बना है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड। देखिए ये बात भी आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो यहाँ पे दे रखा कि वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित या हवा युक्त होती है। ओके, बालू जो होता है वो सुवातित, हिंदी में एरिएटेड को हम कहते हैं सुवातित। ओके, तो बालू जो है वो सुवातित या फिर हवा युक्त कह सकते हैं आप, हिंदी में हम उसको सुवातित या फिर हवा युक्त कहते हैं। तो आपके सीटेट के एग्जाम में आपके हिंदी में दे दिया था सिर्फ सुवातित। ओके, तो आप लोगों को सुवातित भी हिंदी वाला याद रखना है या फिर सिर्फ आपको इंग्लिश वाला याद रखना है एरिएटेड। ओके, एयर यहाँ पे ए, इससे इसी से आप रिलेट कर सकते हैं AER से, तो AIR आप मतलब ऐसे एयर से रिलेट करके इसको समझ सकते हैं कि हवा युक्त होती, यानी कि इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बालू जो होता है वो सुवातित यानी कि एरिएटेड या हवा युक्त होती है। ओके, वाटर कैन ड्रेन
क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, यानी कि जो वाटर होता है हमारा, जो पानी होता है, तो यहाँ पे दे रखा आपका कि जो बालू के कण होते हैं उनके बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। ओके, मतलब वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर है वो आपका क्विकली ड्रेन हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बालू के कण होते हैं तो उनके बीच के स्थानों में से जल की जो निकासी होती है वो तेजी से हो जाती है। इसलिए देखिए आगे दे रखा यहाँ पे, सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी बलुई मृदा यानी सैंडी सॉइल है वो आपका हल्की होती है, और लाइट मतलब हल्की होती है, सुवातित होती है यानी कि एरिएटेड होती है, और शुष्क होती है यानी कि ड्राई होती है। ओके, देखिए यहाँ पे दे रखा, आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, टेंड टू बी लाइट यानी कि हल्की, वेल एरिएटेड यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने समझा कि सुवातित होती है, और यहाँ पे ड्राई यानी कि रेदर ड्राई यानी कि शुष्क। ओके, तो ये था हमारा सैंडी सॉइल का प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, जो क्ले सॉइल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ओके, बहुत स्मॉल होता है क्ले सॉइल, राइट। सो क्ले सॉइल देखिए यहाँ पे दे रखा, क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर, तो आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारी मृतिका यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसको हम मृतिका भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ओके, सो मृतिका जो होता है यानी चिकनी मिट्टी जो होता है उसके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होने के कारण वो परस्पर जुड़े होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, और टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, परस्पर जुड़े रहते हैं, और उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है यानी जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो उनके बीच देखिए यहाँ पे दे रखा, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, यानी कि उनके बीच जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है। सो लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, अनलाइक सैंडी सॉइल water can be held in the tiny gaps between the particles of clay, so clay soil have less air। देखिए यहाँ पे दे रखा कि जो हमारा क्ले सॉइल है यानी कि जो हमारी चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी में वायु जो होती है वो कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। अभी अभी हमने समझा कि देखिए यहाँ पे आपका जो क्ले पार्टिकल्स है ये बहुत स्मॉल होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो रुकेगा ज़्यादा, अधिक जल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा, लिटिल स्पेस फॉर एयर। ओके, अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी held in the tiny gaps between the particles of the clay, यानी कि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर। यहाँ पे आगे दे रखा, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, यानी कि वो हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर ज़्यादा होल्ड करते हैं सैंडी सॉइल की अपेक्षा, यानी कि इसमें जो बलुई मृदा होती है उनकी अपेक्षा अधिक जल होता है। ये भारी होते हैं, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन वह भारी होते हैं क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल अधिक होता है। ओके, आगे हम बात करेंगे लोमी सॉइल की। आई होप आप लोग सैंडी सॉइल और जो हमारा क्ले सॉइल था उसकी प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे लोमी सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। देखिए जो हमारा लोमी सॉइल होता है तो प्लांट्स को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट जो होती है यानी कि टॉप सॉइल जो होता है वो है हमारा लोमी। ओके, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, यानी कि पादपों को यानी प्लांट्स को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा यानी कि टॉप सॉइल, मतलब कि शीर्ष मृदा जो दोमट होती है वो होती है आपकी लोमी सॉइल। ओके, यह जो होता है, जो लोमी सॉइल होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि यह बालू, चिकनी, जो मतलब क्ले है हमारा चिकनी मिट्टी, मतलब सैंड का भी मिक्सचर होता है, क्ले का भी मिक्सचर होता है एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पे आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है, जो हमारा लोमी सॉइल होता है ये सैंडी मतलब सैंड सॉइल जो होता है हमारा, सैंड का भी मिक्सचर होता है, क्ले का भी मिक्सचर होता है, और गाद यानी कि स्लिट। देखिए यहाँ पे दे रखा स्लिट ऑकर्स एज अ डिपोजिट इन अ रिवर बेड्स। देखिए जो स्लिट होता है जिसको हम हिंदी में गाद कहते हैं, तो स्लिट नामक अन्य प्रकार के मृदा के कणों यानी सॉइल पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है हमारा जो ये लोमी सॉइल है। ओके, तो अगर हम स्लिट
की बात करें यानी गाद की बात करें तो यहाँ पे आपका दे रखा कि नदी जो होते हैं तो नदी के तलों में ये निक्षेप रूप में पाई जाती है जो हमारी स्लिट होती है। देखिए यहाँ पे दे रखा ऑकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स। ओके, तो ये आपके नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है स्लिट। ओके, आपने नदियों में देखा होगा, नदियों में नीचे जो पाई जाती है तो वहाँ पे उसको हम स्लिट बोलते हैं यानी गाद बोलते हैं। नदियों में आपने देखा होगा नदी के तलों में नीचे एकदम निक्षेप के रूप में आपको पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको हम स्लिट कहते हैं यानी कि गाद कहते हैं। ओके, सो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। लोमी सॉइल किसका किसका मिक्सचर होता है, तो सैंडी का भी, क्ले का भी और स्लिट का भी। ओके, स्लिट कहाँ पाया जाता है, तो सबसे नीचे जो आपको सॉइल नदियों में रिवर्स में देखने को मिलेगा। ओके, सो वो उसको हम कहते हैं स्लिट यानी कि गाद। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एकदम अच्छे से ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो स्लिट होता है तो स्लिट के कणों का जो साइज होता है वो बालू और चिकनी मिट्टी के अमापो यानी कि बालू और चिकनी मिट्टी के साइज के बीच का होता है। ओके, बालू और चिकनी मिट्टी के साइज के बीच का जो साइज होता है वो होता है आपके स्लिट का साइज। ओके, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आपका दे रखा द लोमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, यानी कि जो लोमी सॉइल होता है यानी कि जो दुमटी मृदा होती है उनमें भी ह्यूमस होती है। ओके, ह्यूमस इन इट। ओके, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि इस मृदा में पादपों की वृद्धि जो होती है यानी कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए उचित मात्रा में आपको जल धारण क्षमता देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है लोमी सॉइल की प्रॉपर्टी। अब आगे आपका दे रखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में मृदा के गुण, यानी कि कुछ आगे आपको मृदा के गुण देखने को मिलेंगे। चलिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दे रखा विभिन्न प्रकार की मृदा यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में जल की जो अंतःस्रवण होती है दर, यानी कि जो जल की पर्कुलेशन रेट होता है वो भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। देखिए ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। इट इज़ द हाइएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेड सॉइल, यानी कि जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर में वो भिन्न भिन्न होता है। ओके, जो देखिए विभिन्न प्रकार की जो मृदा होती है, डिफरेंट टाइप्स की मृदा के बारे में हमने अभी अभी चर्चा किया, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में अभी अभी हमने चर्चा किया। अब हम मृदा के गुण यानी कि सिर्फ सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी प्रकार की हमने मृदा की चर्चा की उनमें जो जल की अंतःस्रवण दर होती है यानी कि जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर का वो भिन्न भिन्न होता है। राइट, जैसे कि क्यों भिन्न भिन्न होता है, तो मान लीजिए अभी अभी हमने चर्चा की जो सैंडी सॉइल होते हैं उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, क्लेड सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका जो वाटर का पर्कुलेशन रेट होगा वो भी तो भिन्न होगा। राइट, सो यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेड सॉइल, ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाइशन रेट ओके इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर बाई पर्कुलेशन टाइम। मान लीजिए आप किसी भी मिट्टी के पास गए, मान लीजिए आपने कहीं किसी भी मिट्टी के पास आप गए, अब उस मिट्टी में आपने क्या किया, आपने 200 ml जल लिया यानी कि वाटर लिया और आप उस मिट्टी में डालने जा रहे हो। ओके, तो आप टाइम नोट कर लेंगे कि आप कब डालने जा रहे हैं, और जब आप उसमें डालना आरंभ करेंगे तब टाइम नोट कर लेंगे, और जब आप उसको डालते रहेंगे डालने के बाद आप देखेंगे कि जो जल है वो भूमि द्वारा अवशोषित हो गई, अर्थात जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावित हो गई। ओके, तो जब आप देखेंगे कि भूमि द्वारा जो जल है वो अवशोषित हो गई यानी कि अंतःस्रावित हो गई, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जब जल को डालना शुरू किए थे उसके बाद जितना टाइम लगा जो भूमि को अवशोषित होने में, जल को अवशोषित होने में जितना टाइम वहाँ पे मिट्टी ने लगाया तो उसको आप टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम लगा उसके बाद। ओके, तो आप मान लीजिए 20 मिनट लगा। ओके, 20 मिनट लगा, आपने 200 ml वाटर लिया और उसको आपने मिट्टी में डाला। अब मिट्टी में जब आप डालने गए तो टाइम को नोट किए, उसके बाद आप जब मिट्टी में डालें तो डालने के बाद जब वो भूमि जो मिट्टी जो है वो वाटर को जब अब्जॉर्ब किया यानी कि जब भूमि द्वारा अवशोषित किया गया, अंतःस्रावित किया गया, तो टाइम टोटल आपका लगा 20 मिनट उसको एब्जॉर्ब करने में। राइट, तो आपने टाइम को नोट कर लिया। अब आप उसके आधार पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब मान लीजिए हमारा अमाउंट ऑफ वाटर था 200 ml। ओके, और हमारा टाइम वहाँ पे लगा था 20 मिनट। ओके, 20 मिनट, तो आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 ml प्रति मिनट। ओके, 10 ml प्रति मिनट।
ओके। सो ये इस तरह आप लोगों को ये निकालना है, इस फार्मूला का प्रयोग करके पर्कुलेशन रेट निकालना है। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए दे रखा, मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी यानी कि सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। देखिए सॉइल मॉइस्चर किसे कहते हैं, तो जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है, देखिए यहाँ पे मृदा में नमी की बात हो रही है, तो जो आपकी मिट्टी है वो जल को रोके रखती है अपने में। ओके, तो उसे हम कहते हैं मृदा आर्द्रता यानी कि मृदा नमी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर विभिन्न फसलों वेरियस के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस मिट्टी में जो जल को रोकने की क्षमता यानी कि जल धारण की क्षमता अच्छी होगी, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर यानी कि मृदा को जल को रोके रखने की जो क्षमता है या जल धारण की जो क्षमता है वो अच्छी होगी, तो वो विभिन्न फसलों यानी वेरियस फसलों के लिए महत्वपूर्ण मृदा है। राइट, देखिए आगे दे रखा, गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदित प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर हम इसको समझे तो आपने देखा होगा कि गर्म दिन में यानी कि हॉट समर डे में आपको जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है वो चमकदार प्रतीत होती है। राइट, सो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा यहाँ पे दे भी रखा कि जो सूर्य की रोशनी होती है ना, तो सूर्य की रोशनी के कारण जो मिट्टी है हमारी, तो मिट्टी से पानी वाष्पित होने लगता है। ओके, और वाष्पित होकर के जलवाष्प में बदल जाता है यानी कि वेपर में बदल जाता है। और वह जलवाष्प यानी कि वह वेपर जब सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह चमक रहा है। इसलिए जो मिट्टी है, तो मिट्टी के ऊपर की जो हवा है तो भूमि को चमकदार बना देती है। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गर्मी के दिन में मिट्टी के ऊपर की हवा बहुत गर्म हो जाती है। सो हवा के गर्मी के कारण मिट्टी में मौजूद पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, और ये वाष्प जो होते हैं वो उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। इससे मिट्टी के ऊपर की जो हवा है, मिट्टी के ऊपर की जो हवा है वो आपको चमकदार प्रतीत होगी। ओके, आपने देखा होगा, देखिए जो यहाँ पे आपका दे भी रखा कि ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल इज रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ओके, रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर, यानी कि इससे मिट्टी के ऊपर की जो हवा है वो चमकदार हो जाती है। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। सो चलिए आगे देखेंगे कि एनसीईआरटी में दे रखा जो कि लास्ट पॉइंट है वो है सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि जो हमारा सॉइल है, मृदा है, और फसलें यानी कि क्रॉप्स। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, while in some other parts there is sandy soil। यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में आपको मृणमय मृदा यानी कि आपको देखने को मिलेगा क्लेई सॉइल, कुछ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा दुमटी मृदा यानी कि लोमी सॉइल, और जबकि आपको कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा यानी कि सैंडी सॉइल देखने को मिलेगा। सो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। देखिए जो हमारा सॉइल है वो अफेक्ट होता है हवा से, वर्षा से, ताप से, प्रकाश से, और आर्द्रता द्वारा जो मृदा है हमारी वो प्रभावित होती है। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। यानी कि यह कुछ आपका जो मतलब कि ये जो है, ये जो कुछ आपका जो जलवायु संबंधी जो कारक हैं, कुछ प्रमुख आपकी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल को प्रभावित करती हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। ओके, चलिए आगे समझेंगे। आगे आपका दे रखा द क्लाइमेटिक फैक्टर्स as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region, that might grow in any region। यानी कि जो भी आपकी ये जो आपकी जलवायु कारक हैं, तो ये जो जलवायु कारक हैं, चलिए आगे दे रखा आपका द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। यानी कि ये जो आपकी जलवायु कारक हैं तथा जो मृदा के घटक हैं, ये सम्मिलित रूप से आपके किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो भी वनस्पति हैं, फसलें हैं और फसलों की जो मतलब किस्म है उनको निर्धारण करती है। राइट, आगे आपका देखिए यह दे रखा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है इस लाइन को कि क्लेई एंड लोमी soils are both suitable for growing
कीरल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। देखिए आप लोगों को ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी चिकनी मिट्टी या मृतिका जो होती है, मतलब क्लेड सॉइल जो होते हैं, तो ये और जो हमारी लोमी सॉइल होती है, मतलब जो मृणमय सॉइल होती है, मृणमय मिट्टी, ओके, तो ये जो दोनों हमारी क्लेई और लोमी सॉइल होती हैं, ये दोनों ही गेहूं यानी कि व्हीट और चना यानी कि ग्राम जैसे फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, यानी कि ऐसी मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है। किसकी? तो क्लेई एंड लोमी सॉइल की। किसके लिए अच्छी होती है? व्हीट एंड ग्राम यानी कि चने और गेहूं के लिए। आगे दे रखा फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, यानी कि पैडी मीन्स की धान, ओके, तो धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ मतलब क्ले और ऑर्गेनिक मैटर। देखिए धान के लिए कौन सा सॉइल इंपॉर्टेंट है? तो क्ले सॉइल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा जो होती है वो आदर्श होती है आपके धान की खेती के लिए। ओके, गेहूं की खेती के लिए कौन सा आदर्श होता है? तो क्ले एंड लोमी सॉइल। बट जो आपकी धान की खेती होती है उसके लिए क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे लेंटिल्स की। तो जो हमारी लेंटिल्स यानी कि जो दाल होती हैं, मसूर एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड, यानी कि मसूर और अन्य दालों के लिए जो हमारी दुमटी मृदा होती है यानी कि जो हमारी लोमी सॉइल होती है उनकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिसमें से जल की निकासी जो है वो आसानी से हो जाती है। वो हमारे लिए मसूर और अन्य दाल के लिए ये वाली मिट्टी जो है, लोमी सॉइल वाली जो मिट्टी, वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें से जल की निकासी जो है वो आसानी से हो जाती है। ओके, आगे आपका दे रखा जो कि लास्ट लाइन है, फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर ईजिली, यानी कि कॉटन मीन्स की कपास के लिए आपकी बलुई दोमट मीन्स की सैंडी लोम और लोम मतलब कि बलुई दोमट अथवा दोमट जो कि जो मृदा होती है वो अधिक उपयुक्त होती है आपके कपास की खेती के लिए यानी कॉटन के लिए, जिसमें क्या होता है? विच ड्रेन वाटर ईजिली, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और ये प्लेंटी ऑफ जो सॉयल है वो होल्ड करता है, यानी कि प्लेंटी ऑफ सॉयल होल्ड करते हैं जो कि मोर सुटेबल होता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम क्लेई सॉइल की एक और बात करें तो जो हमारी क्लेई सॉइल होती है, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, वो यूज होता है आपका जो हमारी क्लेड सॉइल होती है। ओके, जो हमारी क्लेड सॉइल होती है यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है यानी कि मृतिका मिट्टी, वो यूज किया जाता है पॉट्स में मतलब कि पॉट्स बनाने में, टॉयज बनाने में और स्टेच्यूज बनाने में आपकी जो क्लेड सॉइल है उसको यूज किया जाता है। ये था हमारा पूरा सॉइल चैप्टर जिसको हमने कवर किया। चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि अभी आपका जो रिसेंटली सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा, फर्टिलाइजर्स इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उनको हम हिंदी में उर्वरक कहते हैं, राइट। वो कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो कि पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा कि फर्टिलाइजर इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, नहीं, उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रदान करते हैं सॉइल को। देखिए जो ह्यूमस जो कि कचरा वगैरह हो गया, पत्तियां उत्तियां, तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है कि जो फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक होते हैं वो मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त करते हैं, ये बात आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल। देखिए ये भी आपका गलत है कि उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हम फर्टिलाइजर्स का छिड़काव ही क्यों करते, राइट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू मैन्यूर। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि जो उर्वरक होते हैं तो खाद की अपेक्षा जो उर्वरक होते हैं उनके पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं उर्वरक, राइट। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। सो ये बात आपका बिल्कुल सही है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए यही चीज़ आपका हिंदी में यहाँ पे दे रखा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपका सीटेड साइंस 2014 में बना क्वेश्चन है, कीरल्स सच एज wheat and gram are grown in an area. The soil of this area must be. किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। अभी अभी हमने ऊपर अपने थ्योरी पोर्शन में चर्चा किया था, राइट। यहाँ पे आपका आंसर होगा, देखिए ए ऑप्शन दे रखा बोथ लोमी एंड सैंडी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा क्लेई, और सी हमारा ऑप्शन दे रखा बोथ सैंडी एंड क्लेई, और डी ऑप्शन दे रखा बोथ क्लेई एंड लोमी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ क्लेई एंड लोमी। क्लेई जो होता है हमारा सॉइल, उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होता है, राइट। और जो पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी कि जल को रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है, राइट, अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें। और लोमी जो होता है इसमें क्लेई, सैंड, सिल्ट, जो कि आपका जो सिल्ट होता है मीन्स की नदियों के बीच वाली जो मिट्टी होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है आपका लोमी सॉइल। पर अपने थ्योरी पोर्शन में सॉइल एंड क्रॉप पढ़ा था, राइट, उसमें हमने पढ़ा था कि गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाने के लिए हम किस मृदा का प्रयोग करते हैं, तो क्लेई एंड लोमी सॉइल जो होता है वो परफेक्ट होता है गेहूँ तथा चने जैसे अनाजों को उगाने के लिए। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपका अगेन सीटेड साइंस 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, इफ वी एड अ हैंडफुल of garden soil to a beaker filled 3/4 with water, stir the contents with a stick to dissolve the soil and then let it stand undisturbed for some time. We observe different layers. The order of these layers from the bottom to the top is. क्वेश्चन दे रखा, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात प्रेक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई है। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा ग्रेवल, क्ले, सैंड, ह्यूमस और वाटर, यानी कि बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस और जल। अभी अभी हमने अपने फिगर के माध्यम से जो हमने ग्लास वाला फिगर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसमें हमने समझा था अभी ऊपर, राइट। देखिए यहाँ पे आपका वही चीज़ पूछा है सेम एज इट इज़। जो देखिए यहाँ पे जो सैंड की पार्टिकल्स होती है ना वो काफ़ी मोटे होते हैं, राइट। सैंड के पार्टिकल्स काफ़ी मोटे होते हैं, क्ले की पार्टिकल्स हल्की होती है, छोटी होती है, तो वो उसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद वाटर, उसके बाद ह्यूमस, राइट। तो हमने पढ़ा सबसे पहले हमारा आएगा ग्रेवल, राइट। ग्रेवल हमने उसमें पढ़ा था ना, सबसे नीचे था हमारा ग्रेवल। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा ग्रेवल यानी कि बजरी, उसके बाद आएगा आपका सैंड, क्योंकि सैंड की जो पार्टिकल्स होती हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। उसके बाद आपका आएगा क्ले। ओके, क्ले की जो पार्टिकल्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो वो उसके ऊपर आ जाएगी सैंड के ऊपर, राइट। उसके बाद आ जाएगा आपका वाटर, ओके, और वाटर के बाद उसके बाद ऊपर वाटर के ऊपर आ जाएगा ह्यूमस, यानी कि जो कचरा होता है, एग्जाम्पल में पत्तियाँ वगैरह। ओके, सो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा ही वही है कि इन परतों के बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे नीचे ग्रेवल, उसके बाद सैंड, उसके बाद क्ले, उसके बाद वाटर और उसके बाद ह्यूमस। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में बना क्वेश्चन है, सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, इफ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज वार्म एंड यू वांट टू ग्रो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स इन योर फील्ड्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रीफर। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। देखिए चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा रेयॉन, सेकेंड ऑप्शन दे रखा कोकोनट, सी ऑप्शन दे रखा जूट और डी ऑप्शन दे रखा कॉटन। देखिए यहाँ पे आपकी बात हो रही है कॉटन की, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दे रखा एक किसान है और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। ओके, यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने खेत में फाइबर यील्डिंग प्लांट्स उगाना चाहते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर। देखिए यहाँ पे आपका होगा कॉटन। ओके,
कॉटन। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जो कि है आपका कॉटन, ब्लैक सॉइल में आप कॉटन को उगाएंगे, राइट। हमने अभी ऊपर डिस्कस भी करा था। देखिए ब्लैक सॉइल की बात की जा रही है, सो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में अगर ब्लैक सॉइल की बात की जाए तो कॉटन जो है, कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है उसे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2019 में बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। देखिए असेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे। तो कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, स्लिट। रॉक से ही ये गलत हो जाएगा, हमसे पूछा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा क्ले, स्लिट, सैंड, ग्रेवल, रॉक। देखिए यही बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा क्ले। ओके, क्ले जो कि मतलब उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा क्ले आ जाएगा, उसके बाद आएगा स्लिट। ओके, यानी कि जो गाद हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था, तो उसके बाद आएगा आपका स्लिट, उसके बाद आएगा सैंड। ओके, हमने पढ़ा था ना कि सैंड और क्ले के बीच का जो साइज होता है वो होता है हमारा स्लिट का, तो स्लिट आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा सैंड। ओके, क्ले, स्लिट, उसके बाद सैंड। सैंड का जो हमारा जो कण होता है, पार्टिकल्स होता है जो सैंड का, वो बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो क्ले के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ओके, और यहाँ पे उसके बाद दे रखा ग्रेवल, तो उसके बाद हमारा बजरी आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा रॉक आएगा, यानी कि चट्टान आएगा। ओके, सो सबसे पहले आएगा क्ले, उसके बाद स्लिट, उसके बाद सैंड, उसके बाद ग्रेवल और उसके बाद रॉक। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन सी दे रखा स्लिट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, रॉक। देखिए आपका स्लिट हमने ऊपर पढ़ा था कि सैंड और क्ले के बीच का जो साइज होता है वो स्लिट का होता है, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा रॉक, ग्रेवल, सैंड, स्लिट, क्ले, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेड साइंस 21 दिसंबर 2021 में बना क्वेश्चन है, अ फार्मर डिसाइडेड टू सो अ क्रॉप इन हिज फार्मलैंड विथ हाई पर्कुलेशन रेट, विच क्रॉप अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर सूटेड फॉर दिस फार्मलैंड। यानी किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःस्त्रवण यानी रिशन की दर उच्च है, फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी। यानी कि जो किसान है, देखिए यहाँ पे दे रखा अ फार्मर डिसाइडेड टू सॉ अ क्रॉप इन हिज फार्मलैंड विथ हाई पर्कुलेशन रेट, यानी कि यहाँ हाई पर्कुलेशन रेट की बात हो रही है। इट मीन्स सैंडी सॉइल की बात हो रही है, राइट। यानी कि जो हमारा बलुआ वाला सॉइल जो होता है, तो बलुआ से पानी आसानी से निकल जाता है, राइट, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। ओके, सो पार्टिकल्स बड़े बड़े होने के कारण उनके जो गैप होते हैं वो बड़े होते हैं। सो यहाँ पे आपके हाई पर्कुलेशन रेट दे रखा, और हाई पर्कुलेशन रेट जो होता है वो आपके सैंडी सॉइल का होता है, क्योंकि बलुआ से पानी आसानी से निकल जाता है, पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, गैप्स बड़े बड़े होते हैं, राइट। सो यहाँ पे चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन दे रखा कॉटन, पैडी, ग्राम और वीट। देखिए जो हमारा ग्राम और वीट है, यानी ग्राम और वीट जो कि चना और गेहूं है, इसको हमने अभी अपने थ्योरी पोर्शन में भी पढ़ा था कि यहाँ पे आपका इस जो चना और गेहूं की खेती के लिए आपका लोमी और क्ले सॉइल परफेक्ट होता है, राइट। तो लोमी और क्ले सॉइल की बात हम करें तो लोमी सॉइल जो होता है हमारा, लोमी सॉइल, उसका जो पर्कुलेशन रेट होता है वो आपका मॉडरेट होता है। ओके, पर्कुलेशन रेट लोमी सॉइल का मॉडरेट होता है। और हम बात करें अगर अपने क्ले सॉइल का, तो क्ले सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है वो लो होता है। ओके, क्ले सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है वो लो होता है। तो ये ग्राम और वीट के लिए तो लोमी और क्ले सॉइल की बात करी जाती है, राइट। सो ये हमारा होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया, क्योंकि लोमी सॉइल जो होता है वो उसका जो पर्कुलेशन रेट होता है वो मॉडरेट होता है, और क्ले सॉइल का पर्कुलेशन रेट लो होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैप होते हैं, जो छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, गैप, राइट। वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके जो गैप्स होते हैं वो कम होते हैं, छोटे होते हैं। तो क्ले सॉइल का पर्कुलेशन रेट जो होता है वो लो होता है। ओके, और लोमी सॉइल का पर्कुलेशन रेट मॉडरेट होता है। बात करें पैडी की, यानी कि चावल की, तो यहाँ पे हमने अभी थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस करा था कि जो हमारे पैडी होते हैं, यानी कि जो चावल होते हैं, वो रेत में नहीं उगते, राइट। ये रेत में नहीं होते। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा कि किसी किसान ने अपने कृषि जिसमें अंतःस्त्रवण की दर उच्च है, फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक
उपयुक्त होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, यानी कि कॉटन मीन्स की कपास। यहाँ पे हाई पर्कुलेशन रेट की बात होगी, राइट। कॉटन के लिए हाई पर्कुलेशन रेट की आवश्यकता होगी और यहाँ पे हाई पर्कुलेशन रेट मतलब सैंडी सॉइल, ओके। मतलब कि सैंडी सॉइल जो है, मतलब कि हमें पता है कि जो पैडी है वो चावल जो है वो रेत में नहीं होगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कॉटन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 8 जनवरी 2022 में बना। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल ए, बी एंड सी आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ए, बी और सी, ओके। हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट है गेहूं उगाने के लिए, ओके। चलिए देखते हैं। देखिए आपका दे रखा सॉइल टाइप जो कि ए, बी और सी है, यहाँ दे रखा पार्टिकल प्रपोर्शन और यहाँ दे रखा आपका वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं, हमारे ए में दे रखा लार्ज नंबर ऑफ बिग पार्टिकल्स और वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी लो। इट मीन्स ये सैंड सॉइल की बात हो रही है, क्योंकि सैंडी जो सॉइल होते हैं, सैंड सॉइल जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, राइट। तो उनकी वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो लो होती है। और हमें पता है कि जो सैंड सॉइल होते हैं तो उनका प्रयोग हम गेहूं उगाने में नहीं करते, तो ये हमारा ऐसे भी नहीं होगा। बी हमारा दे रखा लार्ज नंबर्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। ये बात हो रही है आपकी क्ले सॉइल की और वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी उनकी हाई होती, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है, ये गेहूं उगाने के लिए सुटेबल है, राइट। और हमारा सी दे रखा अबाउट सम नंबर ऑफ बिग एंड फाइन पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ बात हो रही है लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल में क्या होता है, बड़े और महीन कण की मात्रा बराबर होती है, मीन्स की यहाँ पे आपका बात हो रहा है लोमी सॉइल की, जिसका जो वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी होता है वो मॉडरेट होता है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है, ओके। सो आपका गेहूँ उगाने में कौन कौन सा सॉइल प्रयोग किया जाता था, हमने अभी थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था, तो हमारा होगा यहाँ पे क्ले और लोमी सॉइल। तो बी और सी तो हमारा सही है, सी में हमारे लोमी सॉइल की बात करी गई है और बी में क्ले सॉइल की बात करी गई है, ए हमारा होगा नहीं। सो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन जो आपका दे रखा बी एंड सी, यही आपका सही हो जाएगा, बी और सी, ओके, क्ले और लोमी, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए स्टेटमेंट 1 दे रखा अ सॉइल विथ हाई पर्कुलेशन रेट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जिस सॉइल का हाई पर्कुलेशन रेट होता है उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल आप सैंडी सॉइल को ले लें तो उनका हाई पर्कुलेशन रेट होता है बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी लो होती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, राइट। हमारा स्टेटमेंट 2 दे रखा अ सॉइल विथ हाई पर्कुलेशन रेट हैज़ लो एरिएशन, यहाँ पे दे रखा कि आपका जिस सॉइल का पर्कुलेशन रेट हाई होता है उसका एरिएशन लो होता है, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर आप एग्जांपल सैंडी सॉइल का लेते हैं तो वहाँ पे जब हमारा हाई पर्कुलेशन रेट होता है, राइट, पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो एयर तो उसमें से पास होंगे ना, तो लो एरिएशन कैसे होगा, हाई एरिएशन होना चाहिए ना। एयर कैसे, यहाँ पे दे रखा लो एरिएशन, और हमने डिस्कस करा था कि हाई पर्कुलेशन रेट है यहाँ पे, लो एरिएशन नहीं होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो उच्च होता है एरिएशन, राइट, एयर ज़्यादा तेज़ी से पास कर जाता है। सो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, ओके। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, ऑप्शन 1 ही हमारा सही हो जाएगा कि S1 हमारा सही है और S2 हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 21 जनवरी 2022 में बना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ अ लोमी सॉइल, ये बात बिल्कुल सही है कि क्ले सॉइल का पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर जो होता है वो हाई होता है लोमी सॉइल से, ये बात आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल, देखिए यहाँ पे दे रखा कि पर्कुलेशन रेट जो होता है लोमी सॉइल का, मतलब पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर जो होता है लोमी सॉइल का वो हाई होता है सैंडी सॉइल से, ये बात भी आपका पूरी तरह गलत है। सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट हाई होता है, राइट।
थर्ड ऑप्शन दे रखा द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्लेई सॉइल इज सेम एज दैट ऑफ सैंडी सॉइल। ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है कि परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का बराबर होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ क्लेई सॉइल। यही बात आपका सही है कि सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट ऑफ वाटर हाई होता है क्लेई सॉइल की अपेक्षा। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपकी सीटेड साइंस 17 जनवरी 2023 में बना, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा सॉइल्स विथ स्लो परकुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि सॉइल विथ स्लो परकुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। ये बात आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। चलिए फिर भी सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस परकुलेशन रेट। ये बात आपका गलत है कि प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं और ह्यूमस जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, वो परकुलेशन की रेट को बढ़ा देते हैं। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा फास्ट परकुलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जो फास्ट परकुलेशन रेट होगी तो वो आपको बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर फास्ट परकुलेशन रेट होती तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती वो आपका कम होता, राइट। वहाँ पे जो जल को रोकने की क्षमता होती वो हाई नहीं होती, राइट। सो यहाँ पे आपका दे रखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इज बेटर, ये बात बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा सॉइल्स विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज हैव स्लो परकुलेशन रेट। ये बात आपका गलत है। देखिए सैंडी सॉइल जो है हमारा, उसका जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज होता है, राइट, लेकिन उसका जो परकुलेशन रेट होता है वो हाई होता है। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर कि सॉइल्स विथ स्लो परकुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। ये बात आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना, क्वेश्चन है संजना कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद सॉइल टू फाइंड द रेट ऑफ परकुलेशन। यानी संजना ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा सॉइल के साथ टू फाइंड करने के लिए रेट ऑफ परकुलेशन। ओके, सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 20 मिनट्स पर 400 ml of water to percolate through the soil sample. What is the rate of percolation? हमें यहाँ पे रेट ऑफ परकुलेशन निकालना है। सिंपल सा हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा 400 ml ऊपर 20 मिनट्स जो भी टाइम टोटल टाइम था वो नीचे रखना है, राइट। अब यहाँ पे ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स में, यहाँ पे हमारा टोटल जो आंसर आ जाएगा 20 ml प्रति मिनट, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया, क्वेश्चन हमारा दे रखा सॉइल, उसका परकुलेशन रेट, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो एक्स हमारा दे रखा हाई परकुलेशन रेट, गुड एरिएशन और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट मीन्स यहाँ पे सैंडी सॉइल की बात करी जा रही है, राइट, क्योंकि सैंडी सॉइल का जो परकुलेशन रेट होता है वो हाई होता है, एरिएशन उसका गुड होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका लो होता है। तो एक्स तो हमारा सैंडी सॉइल है। वाई दे रखा स्लो टू मीडियम, यानी कि यहाँ पे आपका दे रखा कि स्लो से मीडियम, मतलब यहाँ पे बात हो रही है लोमी सॉइल की, राइट, जिसका परकुलेशन रेट जो होता है वो स्लो से मीडियम यानी कि धीमा से माध्यम तक हो सकता है, राइट। स्लो टू मीडियम होता है, मॉडरेट होता है उसका एरिएशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका मॉडरेट होता है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है लोमी सॉइल के लिए, राइट। तो वाई हमारा लोमी सॉइल हो गया। जेड की बात करें तो जेड हमारा दे रखा परकुलेशन रेट वेरी स्लो दे रखा, मतलब बहुत ही कम परकुलेशन रेट होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्ले सॉइल की बात करी जा रही है। एरिएशन उसका पुअर होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टाइटली क्लोज्ड होते हैं, राइट। तो जो उसका एरिएशन होता है वो पुअर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका हाई होता है। ये बात हमारा क्ले सॉइल की जा रही है यहाँ पे। तो क्ले सॉइल हमारा जेड बोल रहा है, राइट। जेड होगा हमारा क्ले सॉइल, एक्स होगा हमारा सैंडी सॉइल और वाई होगा हमारा लोमी सॉइल। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिक ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देखिए हमारा एक्स था सैंडी, राइट, वाई था लोमी और जेड था क्ले। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सैंड, लोमी और क्ले। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वही चीज़ आपका यहाँ पे हिंदी में दे रखा,
नीचे दी गई सूचना के आधार पर मृदा के प्रकार को पहचानिए। एक्स हमारा था अंतःस्त्रवण दर उच्च, वातन अच्छा, जल धारण क्षमता कम। तो ये बात हो रही थी सैंडी सॉइल की। वाई दे रखा धीमा से माध्यम, माध्यम माध्यम। तो ये बात हो रही थी हमारा लोमी सॉइल की, जिसका पर्कुलेशन रेट भी माध्यम होता है, मतलब धीमा से माध्यम होता है, जिसका वातन भी माध्यम होता है और जल धारण क्षमता भी माध्यम होता है, राइट, यानी कि मॉडरेट होता है। और जेड की बात करें तो जेड है हमारा जो पर्कुलेशन रेट है, अंतःस्त्रवण दर है, वो बहुत धीमा है। इट मीन्स यहाँ पे क्लेई सॉइल की बात करी जा रही है, वातन उसका बुरा है और जल धारण क्षमता उसका उच्च है। ये हमारा क्लेई सॉइल था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बलुई यानी कि सैंड, दुमटी यानी कि लोमी और मृणमय यानी कि क्ले। सो ये था आपका सॉइल चैप्टर से बना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया। देखिए 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप नहीं करा है, जो कि सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बस थोड़ा बहुत ऑप्शन में ऊपर नीचे कर दिया गया, राइट, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाया गया, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ओके, एक क्वेश्चन आपका और बना था कि हमें रीज़न कंसीडर करना था लोमी सॉइल, जो कि हमारा बेस्ट टॉप सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो उसका हमको रीज़न बताना था कि मतलब कि पौधे उगाने के लिए अगर दुमटी मृदा यानी कि लोमी सॉइल को उत्तम ऊपरी सतह मृदा माने जाने के कारण का पहचान करना था। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा था वहाँ पे कि इसमें लगभग जो समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं, तो वो बात आपका बिल्कुल सही था कि उसमें सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा था हमारा इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब उसकी जल धारण क्षमता उत्तम होती है, तो वो बात भी हमारा बिल्कुल सही था। सो थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा था कि इट हैज़ ह्यूमस इन इट, यानी इसमें खाद ह्यूमस है, तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही था। फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा था कि इट इज़ हैवी एंड हैज़ लिटिल लेयर, तो वही ऑप्शन आपका गलत था कि वह भारी है और उसमें वायु थोड़ी है। देखिए वहाँ पे वो भारी नहीं होगा, ओके, वो मॉडरेट होगा। और जो वहाँ पे लिटिल एयर दे रखा था, तो एयर वहाँ पे लिटिल नहीं होगा, मीडियम होगा। लोमी सॉइल जो होगा तो वो भारी नहीं होगा, वो मॉडरेट होगा, और उसमें जो एयर होगा, तो जो हवा होगा, तो वायु उसमें थोड़ी नहीं होगी, मतलब लिटिल नहीं होगी, वायु उसमें मीडियम होगी। तो ये था हमारा लोमी सॉइल का कहानी कि जो लोमी सॉइल है तो वो हमारा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अगर बेस्ट है, तो उसका कारण जो था, तो कारण में हमारा दे रखा था पहला, दूसरा और तीसरा सही था। चौथा हमारा ऑप्शन गलत था कि वो हैवी होता है, हैवी नहीं होता, मॉडरेट होता है, और वायु उसका लिटिल दे रखा था, लिटिल नहीं होता, मीडियम होता। ओके, सो पौधे उगाने के लिए जो दुमटी मृदा है, तो उसको उत्तम ऊपरी सतह मृदा माना जाता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो सेम अमाउंट ऑफ होता है, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, उसके पास स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स सेम होते हैं। उस पे उसका जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, वो भी सही था कि उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी कि जल धारण क्षमता जो होता है वो उत्तम है, और उसमें खाद ह्यूमस है, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा था। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। Thank you so much.